स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6। ये एक जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। IIT में आप लोगों ने इसके बारे में खूब डिटेल से पढ़ा। यहाँ पर हम लोग इसके जो मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो फंसा के आपको मारने की जो प्लानिंग होती है एग्जामिनर की, उसको आज हम लोग यहाँ पर्दाफाश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको रियल मायने में, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा भी होगा, पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा, फिर भी आपको वैसे क्वेश्चन से मुलाकात नहीं होगी। हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऐसी चीज़ों को सीखेंगे और साथ के साथ हम लोग न्यूक्लिक एसिड के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कनेक्शन है, जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ADGC के बीच का कनेक्शन पूछा जाता है। पैराडिन जो आपको प्यूरिन एसिड होता है, ठीक है, पैराडिन एसिड होता है, इसके बीच का जो कनेक्शन होगा, ठीक है, आपको ADGC एडेनिन हो गए, थायमिन हो गए, साइटोसिन हो गए, वैनिन हो गए, इनके बीच का जो कनेक्शन है, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, वो बिल्कुल बताऊंगा। और प्लीज़ बच्चे लोग पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी और कभी भी इस टाइप के कोई भी एग्जाम हो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक को हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि CSIR ने अपने डेट्स रिलीज कर दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत आपके लिए लाया है क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको CSIR नेट एंड गेट का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। इसके इंटायर वीडियोज आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, लगभग 600 के आसपास वीडियोज आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस का। इसके साथ आपको काफ़ी चीज़ें दी जाएगी जो हम आगे बताएंगे और इसकी फ़ी आपको ओनली 1100 रुपीज़ आपसे ली जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये इसके असाइनमेंट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अलग अलग टॉपिक के, इसके साथ आपको असाइनमेंट्स हैं जो अलग अलग टॉपिक के हैं और इसके अलावा आपके स्टडी मटेरियल भी हैं जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बस केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऐप को आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप उसे एंड्रॉइड प्ले स्टोर से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा। इसे आप 1100 रुपीज़ में परचेज कर लेंगे और आपको सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे कि मैंने बता रखा है आपको कि इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 3 मंथ की इसकी इस बैच की वैलिडिटी है। तो हमारा जो है सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है हमारा, आपने देखा है हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या है प्यारे बच्चे लोग, एक तरह का डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है जो दो अलग अलग पोल के बीच होता है। जैसे देखिए, जैसे ये है H, ये है F, ये देखिए H और ये F, फिर देखिए H, ये F, H और ये F, फिर देखिए H और ये F। इस तरह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या देख रहे हैं आप कि एक आपके फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इट इज डायपोल आपको अट्रैक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ डायपोल अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट वेयर द हाइड्रोजन अटैच विद अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, कि इसकी परिभाषा, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है बच्चे लोग, तो इट इज अ डायपोल अट्रैक्शन, इट इज द काइंड ऑफ डायपोल अट्रैक्शन वेयर हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कि हाइड्रोजन के किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल भी लेक्चर को थोड़ा भी मत मिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे ये HF है, दूसरी बात हमने जैसे ले लिया आपको H2O। देखिए आप लोग बच्चा बुतरू के लेवल पे आप लोगों ने हाइड्रोजन ये इस तरह से पढ़ रखा है, कितना कुछ आप लोगों ने गलत पढ़ रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, आज मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ये हो गया H2O। उसके अलावा आपने क्या पढ़ रखा है, उसके बाद अलावा आपने पढ़ रखा अमोनिया, है ना, आपने अमोनिया पढ़ रखा है इस तरह से। देखिए इस तरह से क्या कर रखा है आपने, अमोनिया पढ़ रखा है। तो बेसिकली ये बात है कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास मेनली 3 एटम में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। क्लोरीन में भी हो जाती है, क्लोरल एक एग्जाम्पल आता है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे लोग आप इस बात को समझ लीजिए कि ये क्या है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सब कुछ एक डायपोल है। देखिए एक प्लस माइनस का एक डायपोल, देखिए एक प्लस माइनस का एक डायपोल है और डायपोल में एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, देखिए एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और प्लस माइनस के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसको दिखाते हैं हम लोग कैसे, एक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। एक डॉटेड लाइन से इस तरह से क्या करते हैं लोग प्यारे बच्चे लोग, उसको दिखाते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप सबसे पहले जो कन्फ्यूजन आज आपको दूर करनी होगी, ठीक है, सबसे पहली कन्फ्यूजन जो शुरुआत करते हैं, मैंने आपको बोला ना कि 11-12 के लेवल में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो चीज़ अलग होगी, यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें पढ़ना। प्यारे बच्चे लोग बताइए, एक अमोनिया जो है, ठीक है,
सबसे पहले चलिए बताइए HF के बारे में बात करते हैं। HF में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एक HF के द्वारा? आराम से बताइए, सोचिए, एकदम रिलैक्स, चिल मारिए। आप बताइए कि एक HF के द्वारा कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? तो आप बोलोगे सर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं सर वो टोटल 2 बनते हैं। ठीक है, आपके जो HF में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो कितने बनते हैं सर? तो वो टोटल 2 बनते हैं। कैसे 2 बनते हैं सर? तो सर देखो, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मतलब वेरी गुड। HF में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। ठीक है, HF के नीचे आपके पास H2O है। सोच के बताओ H2O में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? बोले सर H2O में आपके पास 3 एटम है। सर H2O में कितने एटम है? 3 एटम है। सर हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए सर, ये H2O है सर, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा दूसरे हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन से, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन। सर 3 सर, 1 2 3। अच्छा NH3 में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? तो सर NH3 में देखो सर आपके पास 4 एटम है, 1 2 3 4। तो आपके पास NH3 में 4 एटम है सर। तो आप NH3 देख सकते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप खुद ब खुद कर सकते हो, आपको हमारे हेल्प की जरूरत नहीं है सर। देखो, एक NH3 यहाँ, ठीक है, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से हाइड्रोजन का, चौथा यहाँ से क्या हो गया? N का। आप बोलोगे सर 1 2 3 4। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छे। कि NH3 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना हो गया? तो NH3 में नंबर ऑफ एटम चूंकि 4 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या हो गया? 4 हो गया। तो जनरली जितने एटम हुए उतने ही क्या बने? हाइड्रोजन बॉन्ड बने, एक्सेप्ट H2O, एक्सेप्ट H2O। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गेट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। सबको लगता है कि सर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, वाटर जो होता है ना वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन वाटर जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे भाई? समझो बात को। जैसे कि ये हो गया आपको ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, समझो बात को। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये छोटा वाला क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है? एक दूसरे ऑक्सीजन से क्या करता है? इस तरह से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी जो है एक दूसरे ऑक्सीजन से क्या करता है? इस तरह से बॉन्ड बनाता है। देखो ये, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये एक नहीं बल्कि 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। ये फैक्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन पे क्या हो गया? प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो आप बात को, खेल को समझो कि H2O जो है, H2O क्या करता है? आपको 4 साइड से वो क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और 4 साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण क्या हो गया? आप बोले सर एटम तो 3 ही है। तो भाई इसकी स्पेशलिटी है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि हाइड्रोजन एक तो बनाते ही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया? 4 हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ एटम के बराबर ही होता है, एक्सेप्ट H2O। H2O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण कि वो क्या करता है? 4 बॉन्ड बना लेता है। आप लोग सर क्या कर रहे हो सर, आप हाइड्रोजन बॉन्ड बताए नहीं, उसके आप उसके जो है एक्सप्लेनेशन किए नहीं, उसके टाइप बताए नहीं। बोले भाई आपको मैं 11 12 तो पढ़ा नहीं रहा। चलो ठीक है, जरा जूनियर लेवल पे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप कितने थे प्यारे बच्चे लोग? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हमें याद है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा क्या था? इंट्रामॉलिक्यूलर। याद है? एक था इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा कौन था आपको? तो दूसरा था आपको इंट्रामॉलिक्यूलर। याद होगा आपको, बिल्कुल सभी को याद होगा। ठीक है, आप सभी लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब था? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब था कि जब एटम के इंटरमॉलिक्यूल, देखो ये देखो, ये देखो इस टाइप का। ठीक है, तो जब अलग अलग एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया इंटरमॉलिक्यूलर। देखो ना, जैसे कि आपके पास HF है कि 2 अलग अलग के बीच आपको जो है इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया गया, तो इसको कहा गया आपको क्या? इसको कहा गया इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब ये हो गया, जैसे कि ये वाला हो गया आपको, ये 6 मेंबर बना दिया, तो ये क्या हो गया? इसको कहा गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एग्जांपल होता है क्लोरल, CCl और C यहाँ OH, हालांकि C=O होता है लेकिन H का अटैक करवा देते हैं OH का। ये देखो इसके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्ड है,
तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड उस मॉलिक्यूल के अंदर ही बन गया है। ये वाला हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड ये मॉलिक्यूल के अंदर ही बन गया। अब ये मत पूछना सर ये है कैसे, आप लोगों ने 11 12 खूब पढ़ा होगा इस टाइप के एग्जांपल, नहीं पढ़ा होगा IIT JEE तो पढ़ा ही होगा। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया और ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। देखो याद रखना बहुत आसान है। जब भी आपके स्कूल में कभी इंटर कॉलेज, जैसे आपने होता है ना इंटर कॉलेज चैंपियनशिप या इंटर स्कूल चैंपियनशिप, इसका मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब वो 12th वाला इंटर नहीं, इंटर मतलब कि जब अलग अलग सेम लेवल के स्कूलों में इस तरह की कंपटीशन करवाई जाए तो वो क्या होता है, इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल कहलाता है। तो जब अलग अलग में सेम लेवल के बीच में क्या बॉन्डिंग इस तरह बनाई जाती है वो इंटर कहलाया। लेकिन जब एक में ही बॉन्ड जो किसी स्कूल में उसके स्कूल के ही अंदर की टीमों में मैच हो रहा है तो फिर वो इंटर कॉलेज नहीं हो जाएगा, फिर वो इंट्रा कॉलेज कहलाएगा। लेकिन इंट्रा कॉलेज कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बोलचाल की भाषा ये है ही नहीं। तो एक हमारे पास हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हो गया हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा प्यारे बच्चे लोग एक और हमारे पास टाइप कौन सा है, हेटेरोमॉलिक्यूलर, ठीक है, और होमोमॉलिक्यूलर। होमोमॉलिक्यूलर क्या था, HF H2 NH3 और हेटेरोमॉलिक्यूलर क्या हो गया, HF H2O NH3 H2O H2O HF NH3 HF। आ रही बात समझ में? तो एक हो गया आपका कौन, आपके पास एक हो गया होमोमॉलिक्यूलर कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बन गया है ना, HF H2 NH3 और दूसरा कौन सा हो गया, हेटेरोमॉलिक्यूलर। इसका क्या मतलब हुआ, जिसका मतलब हुआ HF H2O NH3। तो जो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे प्यारे बच्चे लोग, तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया हेटेरोमॉलिक्यूलर। क्या कहा गया इसको कहा गया हेटेरोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्यारे बच्चे लोग हमने दो एक्सप्लेनेशन देखे जो आप लोगों ने बचपन से कर रखे हैं। सबसे पहला क्या देखा हम लोग देखा कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर एक, दूसरा क्या देखा हेटेरोमॉलिक्यूलर होमोमॉलिक्यूलर दो, तीसरा आप सीखिए जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कभी, और वो तीसरा कौन है, तो तीसरा है आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के बेसिस पे दो तरह के, एक हो गया हमारे पास पाई बॉन्डिंग हाइड्रोजन, क्या हो गया एक हमारे पास पाई बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा कौन हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हमारे पास हो गया पाई बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होगा सिग्मा बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यारे बच्चे लोग जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जितना पढ़े सब सिग्मा बॉन्डिंग तो है। देखो HF है, देखो ना HF है, NH3 है ना, तो ये सब तो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बना। ये सब क्या हो गया, चाहे इंट्रामॉलिक्यूलर हो, होमोमॉलिक्यूलर हो, हेटेरोमॉलिक्यूलर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सबको बनाने के लिए किसका यूज हुआ है, सिग्मा बॉन्ड का यूज हुआ है। तो ये क्या कहला, ये कहला सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे लोग याद रखिए, जबकि इसका पहला टाइप है पाई बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थोड़े रेयर होते हैं, जैसे कि आप देखो सपोज करो ये एग्जांपल है। अब इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके पाई बॉन्ड से, इसका जो पाई बॉन्ड है उसके साथ इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। देखो अब आप बोलो सर ये कैसे हुआ, मतलब बिल्कुल हुआ, आप इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करो। ये देखो इसके साथ इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, एक अफेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया क्या। अब इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर, ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है। देखो बेंजीन जो है HF को अट्रैक्ट करेगा, क्यों अट्रैक्ट करेगा बेंजीन HF को, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है। एक बच्चा मेरे सवाल पूछ रहा था कि सर बेंजीन तो नॉन, वो देखो आप लोग जब 11 12 पढ़ते हो या पढ़ाते हो प्यारे बच्चे लोग, तो बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होती होगी कि बेंजीन के साथ जो HF था, ठीक है, बेंजीन के साथ HF था, H2O था, तो बड़ा मुश्किल होता होगा कि इसको क्या साबित करें, इसको जो है मतलब इसका जो इसमें बॉन्ड बनाए या नहीं बनाए, ठीक है, इसमें पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं कि निगेटिव डेविएशन दिखाएं, या न्यूट्रल दिखा दे, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें नेगेटिव डेविएशन होगा, क्योंकि पता है ये क्या कर लेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और जैसे कुछ इसको मिक्स करोगे किसी और के साथ तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएंगे, तो फिर वो उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कहाँ चला, ऊपर चला जाएगा। याद है ना आपको सॉल्यूशन टॉपिक का, छोड़िए उससे कोई मतलब नहीं हमें मतलब ये कि देखो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक सिग्मा मतलब पाई बॉन्ड है और उसके साथ HF का हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनेगा। उसी तरह से मान लो SC है, SC के साथ मान लो SCN है, ये SCN, इसके साथ आप HF मिला दो तो वो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रभावित हो जाएगा, वो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा इशू नहीं है प्यारे बच्चे लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक ये है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कैसे निकालते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाओ, चिल मारो, ठीक है, एकदम टेंशन मत लो, मेरी बात को आराम से समझो। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कैसे निकालते हैं, इस सवाल को समझना होगा आपको। देखो होता क्या है कि जिस बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है
जिस बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड की एनर्जी का 1/10 एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी होती है। क्या बोला मैंने? अगर कोई बॉन्ड है जिसकी एनर्जी कितनी है आपकी, जिसकी एनर्जी आपको मान लो 100 जूल है, तो उस बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी 1/10 यानी कि 10 जूल हो जाएगी। अब जैसे कि आपके पास जो OH बॉन्ड है, ठीक है, OH बॉन्ड है H2O का, H2O में जो OH बॉन्ड होता है, H2O की बात हर जगह नहीं, हर जगह तो अलग अलग होता है। H2O में जो OH बॉन्ड होता है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 129 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास ये किलो जूल पर मोल 129, हालांकि जो है मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली 129 किलो जूल है या किलो कैलोरी है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपको। तो अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी 129 है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसके साथ बनेगा, इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होगी 129 डिवाइडेड बाय 10 यानी 12.9 किलो कैलोरी या किलो जूल पर एनर्जी, किलो जूल पर मोल मुझे याद नहीं आ रहा है क्या एग्जैक्टली क्या वैल्यू था इसका। तो इतनी वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इसकी एनर्जी होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी, जबकि नॉर्मल बॉन्ड एनर्जी, मतलब समझो बच्चे लोग, जैसे कि आपने वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ये देखो इस तरह से क्या किया आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ठीक है, आपने क्या किया इस तरह से क्या किया, इस तरह आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो जब आप यहाँ पर क्या करते हो, इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हो, तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो इस बॉन्ड की एनर्जी मान लो क्या होगी, नहीं मुझे लगता है किलो जूल ही है, किलो कैलोरी नहीं है, 129 किलो जूल पर मोल है इस बॉन्ड की एनर्जी। तो अगर 129 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी से जितना इसका बॉन्ड एनर्जी होगा उसके हिसाब से क्या होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी भी डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा आपके पास करने के लिए नहीं है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो कैसे निकाली जाती है। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को जरा गौर से देखिए क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। हम लोगों ने सबसे पहले देखा भाई साहब कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, मैंने आपको बताया कि H2O में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसलिए कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाता है, टोटल ऑक्सीजन में 4 होते हैं, तो ये पूछा भी गया है गेट में और आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कभी और पूछ देगा तो आप परेशान हो जाओगे। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि हाँ भाई देखो क्लासिफिकेशन की है मैंने बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया आपको इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर पहला, दूसरा होमोमोलिकुलर हेट्रोमोलिकुलर और तीसरा सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड, हमने इस बारे में किया। इस बारे में बात करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके एग्जांपल्स शो किए मैंने आपको कि पाई बॉन्डेड कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया कि हाँ भाई आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चे लोग अब यहाँ से और आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा बचपन वाली चीज़ें देख लेते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है, जिसके कारण कि आपको याद होगा कि जैसे ये HF था, ये HCl था, ठीक है, HBr था, HI था, आपको याद होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता था। प्यारे बच्चे लोग याद कीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन चूंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होने के बावजूद भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो सबसे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये आप सब लोगों ने पढ़ा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो मॉलिक्यूलर वेट के। जो बॉइलिंग पॉइंट था वो सबसे पहले किसके डायरेक्टली था, तो वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली था। तो भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली हुआ तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF, लेकिन जो डोमिनेट कर गया, ठीक है, जो डोमिनेट कर गया, ज़्यादा डोमिनेट कर गया कौन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। उसी तरह से मान लीजिए HF के बदले बगल में H2O है, H2S है, H2Se है, H2Te है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण H2O सबसे आगे आ गया, H2O, फिर H2Te, फिर H2Se, फिर H2S। ठीक है, तो H2O क्या हो गया यहाँ पर सबसे आपको आगे आ गया। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं NH3, CH3, ASH3, SBH3, BiH3, यहाँ भी वही होगा, NH3 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज ये करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि यार NH3 सबसे आगे नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि होगा क्या कि BiH3 का जो मतलब वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और जो NH3 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, वो इतना हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर उतना भी स्टेबल नहीं होता है, अमोनिया आराम से उड़ जाता है। कभी अमोनिया और HCl को पास ला के देखना, रिएक्शन मत करवाना, अमोनिया HCl को पास ला के देखना कितनी तेज़ी से वोलाटाइल होता है, ये बहुत वोलाटाइल होता है। ठीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का तो इसका सवाल ही नहीं उठता है।
इसलिए यहाँ पर NH3 जो होता है, NH3 बहुत पीछे चला जाता है, तो वो आगे आने के बदले उसको ये बस इसी आसपास में जो होता है 1 या 2 ये फॉस्फोरस को वो पार कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, PS3 फॉस्फीन को, उससे फिर आगे नहीं जा पाता। इसका जो ऑर्डर होता है ये BiS3 प्यारे बच्चे लोग, SbS3, उसके बाद ASS3, उसके बाद NH3 और फिर लास्ट में PS3। ये फॉस्फीन गैस को सिर्फ पार कर पाता है, उसके बाद ये किसी और को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि NH3 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड का अमाउंट था, जो उसकी वैल्यू थी हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो उसका स्ट्रेंथ था, वो क्या था, बहुत कम था, और वो आपको PS3 से ज़्यादा आगे नहीं जा पाया। बाकी सब क्या किए, बाकी सब ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, और सब क्या हो गए, आगे चले गए। अब सवाल क्या उठता है प्यारे बच्चे लोग, ये भी बात आप समझ गए, एक नए सवाल को समझिए मेरे। देखिए एक एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चे लोग कि जो HF था और आपके पास क्या था, आपके पास H2O है, ठीक है। देखा गया कि HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो H2O से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो H2O से क्या हो गया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं, आप सोचो ना प्यारे बच्चे लोग, ये देखो H और F के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है वो H और O के बीच की बॉन्ड एनर्जी से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। देखो H और F में जो नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया, जो बॉन्ड हो गया, उस बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है, H और F के बीच बहुत ज़बरदस्त ओवरलैपिंग होगा। इसकी एनर्जी लगभग 180-190 के आसपास जो होती है किलो जूल पर मोल होती है, जबकि इसमें कितनी हो गई, अभी मैंने बताया 129 किलो जूल पर मोल हो गई। जिसका मतलब इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसकी एनर्जी कितनी होगी, 18 जूल पर मोल होगी, किलो जूल पर मोल। लेकिन इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी कितनी होगी, 12.9 किलो जूल पर मोल होगी। लेकिन उसके बावजूद भी बॉइलिंग पॉइंट H2O का ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो था वो H2O का ज़्यादा होता है, HF का कम होता है। HF कंपैरेटिवली वोलेटाइल नेचर का होता है। अब सवाल उठता है क्यों ऐसे नेचर का होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए इसके पास जो बॉन्ड है वो 18 जूल के बॉन्ड है, लेकिन 2 है। इसके पास 12.9 जूल के बॉन्ड है, लेकिन 4 है। इसका मतलब इसको तोड़ना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान नहीं है, जबकि इसके बॉन्डों को तोड़ना क्या होगा, कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। क्योंकि भले इसमें तो 18 जूल पर मोल के बॉन्ड है, लेकिन है तो 2, उसमें 12 जूल पर मोल के हैं, लेकिन है 4। लेकिन ये भी पूरी तरह सही लॉजिक नहीं है। इसका एग्जैक्ट लॉजिक ये कहता है बच्चे लोग कि इसके पास भले ही 2 बॉन्ड हैं, लेकिन इसका H2HF का जो स्ट्रक्चर होता है, HF और H2O के स्ट्रक्चर का फ़र्क ये है कि जैसे ही आप बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे, ठीक है, तो H2O के सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे। H2O के जो होंगे सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, एक साथ टूट जाएंगे। H2O के सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे, सारे बॉन्ड एक बार में टूट गए, ठीक है। लेकिन HF में क्या होगा कि HF में बहुत आसानी से एक बॉन्ड टूट जाएगा, कहीं से ये बॉन्ड टूट जाएगा और पूरा का पूरा सेट उड़ जाएगा। समझो बात को, नहीं समझ रहे हो बात को, एकदम रिलैक्स हो जाओ, चिल मारो, शांत। देखो मैंने क्या बोला प्यारे बच्चे लोग कि आपके पास जब एक तरफ HF और एक तरफ H2O है, समझो बात को, एक तरफ आपके पास HF है, ठीक है, आपके पास HF है, देखो आपके पास इस तरह से है। लेकिन जब आप इसको हीट दोगे ना बच्चे लोग, तो ये सारे बॉन्ड एक साथ नहीं टूटेंगे, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और पूरा का पूरा सेट टूट गया। तो बॉन्ड स्ट्रांग होने के बावजूद भी HF में कहीं से बॉन्ड टूट जाते हैं कुछ बॉन्ड, और पूरा का पूरा जो होता है बाकी के पार्ट क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। एक साथ कई HF मॉलिक्यूल वेपराइज जाते हैं। इसका मतलब कान खोल के एक बात सुन लो कि HF एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके लिक्विड स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और गैसीय स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ रहे मेरी बात को कि HF एक ऐसा कंपाउंड है जिसके लिक्विड स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और गैसीय स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके सिर्फ लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे ही वो वोलेटाइल करके गैस बनेगा उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बचेगा। आप बोलोगे कि सर आप बताओ, सर बदमाशी मत करो, आप पहले ये बताओ कि सर आपको पता कैसे चला कि HF जब बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड तोड़ के नहीं गया है। आपको पता कैसे चला सर कि HF जो है सारे बॉन्ड तोड़कर नहीं गया है। तो ये देखा गया कि जब HF को वेपराइज करने की कोशिश की गई तो HF के जो वेपर थे वो एक साथ कई HF थे, एक साथ कई HF थे। तो भाई साहब उन HF को जोड़ के रखा था किसने, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने। इसका मतलब ये देखा गया कि HF को वेपराइज करने के बावजूद भी उनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होते।
लेकिन जो HF के अलावा H2 है, जैसे आप उसको वेपराइज करोगे तो सारे के सारे बॉन्ड पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे, सारे के सारे H2O क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, कोई H2O किसी के साथ बचेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए आप समझना कि HF का एक ऐसा लिक्विड है, कंपाउंड है, जो आपको गैस के साथ साथ, मतलब गैस स्टेट में भी और आपको लिक्विड स्टेट में, दोनों ही केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये बड़ा रेयर है। ठीक है, ये बहुत रेयर है अपने आप में। चलो, तो आपको समझ में आ गई बात कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होने के बावजूद भी H2O का H2 में जो होता है का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? दो रीजन हो गए। सबसे पहली बात तो ये कि H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेट से टूटते हैं। HF में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, भले ज़्यादा मजबूत हो लेकिन जल्दी टूट जाते हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर नॉर्मल था, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि HF एक ऐसा कंपाउंड है जिसके सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के एक साथ वेपराइज नहीं होता। वो क्या होता है कि वो उसके बॉन्ड टूटते हैं एक दो और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उड़ जाता है। इसका मतलब कि गैसीय स्टेट में भी उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बने रहते हैं, लेकिन H2O गैसीय स्टेट में एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड बचा नहीं रहता है। इसलिए H2O थोड़ा लेट से वेपराइज होता है और HF तुरंत वेपराइज हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इस बात को भी आप समझ गए। अब हम लोग यहाँ से आगे के पॉइंट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले एक बात बताता हूँ, इस चीज़ को आप याद रखना। इस चीज़ को हर किसी ने गलत किया, सबको लगता है ये एक्सेप्शन है, लेकिन आपको पता है कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता। एक्सेप्शन 11th-12th के बच्चों के लिए होता है कि इनको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता, तो उनको एक्सेप्शन के नाम पर उनको बहा दिया जाता है। आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता एक्सेप्शन के नाम पर। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है बच्चे लोग? तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले डिपेंड करता है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मदर बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप इसको मदर बॉन्ड बोलिए या कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए, बात एक ही है ना, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वही तो मदर बॉन्ड है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मदर बॉन्ड पे डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ, पहली बात। लेकिन अगर ये धोखा दे दे, तो फिर ये डिपेंड करता है साइज ऑफ क्या, एटम। कि अगर ये धोखा दे दे, ठीक है, कि मान लो स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट, सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक जैसे हो गए, सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक ही जैसे हो गए, तब क्या करेंगे? तब फिर देखेंगे साइज ऑफ कोवेलेंट एटम। अब बोलोगे सर साइज ऑफ एटम क्यों सर, साइज ऑफ एटम पे क्यों डिपेंड किया? क्योंकि बच्चे लोग हो गए, जब साइज एटम का बड़ा हो तो स्केलेटन क्या थोड़े लूजली बाउंडेड होंगे, और जब लूजली बाउंडेड होंगे तो अट्रैक्ट करना क्या हो गया, आसान हो जाएगा। अगर लूजली बाउंडेड नहीं होंगे तो अट्रैक्ट करना आसान नहीं होगा। अच्छा, एक बात समझो, जैसे कि मान लो कि ये मान लो कि जैसे ये एक घर है, ठीक है, ये जो है एक घर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मान लो कि इस तरह से मान लो कि एक आम का मान लो यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, और ये घर है, घर में जो है ये जो है आपकी फ्रेंड बैठी है मान लो, ठीक है, ये घर है, घर में मान लो आपकी यहाँ पर एक फ्रेंड बैठी हुई है, आप बहुत दुखी हो, बहुत इससे मिलना चाहते हो, ठीक है, आप जो है यहाँ पर जो है बाइक लेके आप इसके घर के आगे पीछे कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि भाई आपको दिख जाए, ठीक है, हाँ, तो आप बाइक लेके इसके आगे पीछे जा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इसके पापा जो हैं एकदम, इनके जो पापा हैं वो यहीं पर एकदम बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, ठीक है, इसके जो पापा हैं एकदम यहीं पर बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, एकदम बिल्कुल आँखों में दूरबीन लगा के, ठीक है, हाँ, एकदम पापा इसको दूरबीन लगा के और एक हाथ में बिल्कुल तलवार लेके यही गेट पे ही खड़े कि आ जाओ, आज तुमको जो है बिल्कुल आज बलि दे देंगे। तो अब इतना टाइट कर रखा है इन्होंने कि इसके आसपास जाना भी क्या है, बहुत टफ है ना, बहुत लिटरली बहुत टफ है। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर ये जो इसके पापा हैं ये थोड़ा दूर बैठे, ये थोड़ा क्या हो जाए दूर बैठे, मान लो ये इसके पापा हैं, यहाँ नहीं बैठ के क्या हुआ कि इसके पापा मान लो यहाँ से उठ गए और ये मान लो इसके पापा हैं, यहाँ से उठ के ये कहाँ चले गए, तो ये मान लो कि ये आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब इन्होंने पेड़ के ऊपर बैठ के निशाना लगाना शुरू कर दिया, तो कंपैरेटिवली फिर भी आसानी होगी, थोड़ा समय मिल जाएगा 2-4 मिनट का कि देख लेने का कम से कम। तो ये बंदा भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अपना स्कूटी उठा के सीधे जो है एकदम बोलेगा और बताओ और सब ठीक है, इसको देखेगा, थोड़ा बहुत जो है गले वले मिलेगा और फिर यहाँ से भाग जाएगा। बस समझो, क्या समझे आप बात समझे? मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर बहुत दूर, अगर कोई बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, देखो ध्यान दो, देखो मैंने क्या बोला,
कि हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर, सबसे पहले तो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड किया कि भाई साहब कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिक उसका 1/10 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा मैंने बोला कि साइज ऑफ एटम, कि अगर एटम बहुत छोटा है तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या होंगे, एकदम बगल में होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो खींच ही नहीं पाएगा दूसरा एटम, ठीक है। दूसरा एटम जो हाइड्रोजन होगा वो खींच नहीं पाएगा, अट्रैक्शन हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर साइज थोड़ा बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, हाइड्रोजन की तरफ से थोड़ा सा अट्रैक्शन कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। ये जो लड़का था ये हाइड्रोजन था, और वो जो इलेक्ट्रॉन थी वो जो लड़की थी वो इलेक्ट्रॉन थी, और उसके जो पापा थे वो न्यूक्लियस थे। जो पापा थे वो न्यूक्लियस थे, एकदम टाइट बॉन्ड कर रखा उन्होंने बेटी को। लड़की थी वो इलेक्ट्रॉन थी, और जो लड़का घूम रहा था वो हाइड्रोजन था। ये देखो, ये रहा हाइड्रोजन, इसके साथ कोई और पहले जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ कोई मान लो कोई दूसरा एटम हम जोड़ रहे हैं, कोई एटम जोड़ रहे हैं यहाँ पर। अगर इस एटम के साथ, अगर ये एटम का इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड है, साइज छोटा है, टाइटली बाउंडेड है, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बड़ा एटम होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड नहीं होंगे, और ये क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर बच्चे लोग, अगर मेरी बात को समझिए कि अगर यहाँ पर ये धोखा देता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ये इक्वल हो जाता है तो आप फिर साइज ऑफ एटम की बात करेंगे। अब चलो, अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जैसे देखो हमारे पास एक एग्जांपल लिया हमने, HO, ठीक है, हमने 3 एग्जांपल लिए हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग F का, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग O का, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग N का, ठीक है। एक एग्जांपल किसका ले लिया हम लोगों ने, F का, और एक एग्जांपल लिया हमने O का, और एक एग्जांपल लिया हमने किसने, N का ले लिया। अब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि भाई साहब बताइए कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, A, B, C, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग होगा, तो सोच के बताइए आप मुझे, बताइए। ये देखिए इस कंडीशन को देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड, ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ भाई साहब तीनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब कि आप इस पर डिपेंड नहीं करेगा, आप किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा साइज ऑफ एटम पे। तो चलिए आंसर दीजिए फटाफट, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। 1 2 3 हो गया, चलिए। तो चलो ये बात, ये तो फेल हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखो, तीनों कोवलेंट बॉन्ड एक ही इक्वल हो गया। लेकिन इसके साथ अब जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो भाई साहब नाइट्रोजन का साइज बड़ा होगा ना थोड़ा, ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा, और फ्लोरीन का और भी छोटा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CBA। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBA 1 2 3 करके पूछा था, तो मैंने आपको उसको CBA करके बताया। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा एग्जांपल आओ जरा, HO, ठीक है, HO तीनों है से। अच्छा ठीक है, इसके साथ मैंने रखा F माइनस N माइनस, और यहाँ N नहीं, यहाँ तो O होगा ना, F के पास, F के बाद O होगा, O माइनस, और यहाँ N माइनस। हाँ बच्चे बताइए, इस बार का फिर ऑर्डर देखिए, A डैश, B डैश, C डैश। बताइए इस बार कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, किसका ऑर्डर जो स्ट्रेंथ होगा इस बार आपको पहले से ज़्यादा होगा, मतलब इस बार स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, सोचिए बबुआ लोग, सोचिए, सोच लिए, चलिए ठीक है। देखो अब क्या होगा कि ये तो अभी भी सेम है, ये तो अभी भी सेम है, लेकिन अब यहाँ F माइनस O माइनस N माइनस आ गई है बात, और यहाँ पर बच्चे लोग अब साइज N माइनस का ज़्यादा नहीं होगा, F माइनस का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि F माइनस एक इनर्ट गैस हो गया, F माइनस क्या हो गया, इनर्ट गैस हो गया, इनर्ट गैस का साइज ज़्यादा हो जाता है। इनर्ट गैस जैसे कोई कन्फिग्रेशन अचीव करता है उसका साइज क्या होता है, फैल जाता है। अच्छा O माइनस इनर्ट गैस के बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो मतलब इसका साइज होगा फिर, और N माइनस का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो इनर्ट गैस से अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन दूर है। देखो ये इनर्ट गैस हो चुका है, इनर्ट गैस से 1 इलेक्ट्रॉन दूर है, इनर्ट गैस से 2 इलेक्ट्रॉन दूर है, इसलिए इसका साइज ज़्यादा बड़ा होगा। फिर इसका साइज और फिर इसका साइज, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे, यहाँ थोड़ा फिर भी ठीक ठाक बाउंडेड होगा, और यहाँ टाइटली बाउंडेड होंगे। इसका मतलब इस बार क्या ऑर्डर होगा, A डैश, B डैश, और ये क्या हो गया, C डैश। देखिए यहाँ पर क्या ऑर्डर था, यहाँ ऑर्डर कुछ और था। देखो ये सब पूछ के फंसाएगा आपको, फंसिएगा मत। देखो इसका ऑर्डर कुछ और था, लॉजिक समझ लो आप, यहाँ पर ऑर्डर कुछ और है। देखो वहाँ CBA था, यहाँ ऑर्डर ABC है, A डैश, B डैश, C डैश। चलो वेरी गुड, तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H F H O H N,
अच्छा ये ठीक है ना, हाइड्रोजन। अच्छा ये ऑक्सीजन को छोड़ के इधर इसको ऐसे पलट दो, हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर कर दो, हाइड्रोजन इधर लगा दो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन साथ बनेगा ना, फ्लोरीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, उसी तरह से फ्लोरीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, समझ रहे हो ना आप। अरे भाई साहब बात वही है, इधर लगा दो ना ऑक्सीजन, क्या दिक्कत है, आप क्यों उतना परेशान हो रहे हो, ऑक्सीजन 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 और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पलट दो उसको साइड में। चलो वेरी गुड। अब इस पे सवाल उठाते हैं हम, ठीक है, यहाँ वाला सवाल उठाते हैं। चलो क्या सवाल है भाई साहब यहाँ? तो सवाल ये है, ऐसे लिखो, ठीक है, ज़्यादा ये लिखना था हमें, NH OH और ये NH। अच्छा ठीक है, इसके साथ फिर हमने जोड़ दिया FH को, इसके साथ में जोड़ दिया फिर OH को, और इसके साथ में जोड़ दिया NH को। अब तो 1 सेकंड बात क्लियर हो गई, बात क्लियर। पहले पॉइंट पे आओ, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, इसका स्ट्रेंथ उसके बाद और इसका स्ट्रेंथ उसके बाद, हो तो गया A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश का ऑर्डर हो गया। बच्चे लोग बाबू समझ रहे हो, बात समझ रहे हो आप? मैंने क्या बोला, यहाँ सेकंड कंडीशन जाने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट कंडीशन पे अटक जाओ, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड HF में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, OH में उसके बाद और NH में सबसे कम हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्या ऑर्डर होगा, A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश, ये ऑर्डर हो गया आपका। आड़ी बात समझ में? देखो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अब इसमें चौथा कंसेप्ट एक और जोड़ते हैं। क्या चौथा कंसेप्ट जोड़ेंगे भाई साहब? तो चौथा कंसेप्ट इसमें ये जोड़ेंगे हम कि OH NH और FH, अरे यार देखो FH OH NH, वंस अगेन इस बार हम क्या लगा दें, हमने नॉर्मल एटम जोड़ा, तो इस बार क्या जोड़ देंगे, F के साथ F माइनस जोड़ेंगे, OH के साथ O माइनस जोड़ेंगे, NH के साथ N माइनस जोड़ेंगे। ठीक है, देखो वंस अगेन, फिर अब सही बात है, ये तो एक तो इनर्ट भी हो गया और साइज ही बड़ा हो गया। इसका मतलब फिर से ऑर्डर क्या हो जाएगा, वही अगर मान लो A ट्रिपल डैश B ट्रिपल डैश C ट्रिपल डैश, तो A ट्रिपल डैश ग्रेटर देन B ट्रिपल डैश ग्रेटर देन C ट्रिपल डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। हमने यहाँ पर 4 सीक्वेंस पढ़े प्यारे बच्चे लोग। अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है बच्चे पार्टी लोग, तो प्लीज़ आप मुझसे सवाल जरूर पूछिए, और कोई भी क्वेश्चन है पूछिए और ज़रूर बताइए। वैसे वो लोग कमेंट करते नहीं, बताते नहीं कि आपको कैसा समझ में आया कि नहीं आया। देखो एक तो ऑर्डर यहाँ था बच्चा लोग, ठीक है, दूसरा यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, उसके बाद एक आपको ये था और एक आपको ये ऑर्डर था। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंडीशन फेल हुआ, ये देखो इन दोनों फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया है, क्योंकि दोनों OH 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 हो रही है, NH NH होता है, FH FH होता। तो इसका मतलब दूसरा कंडीशन साइज ऑफ एटम, देखो FON साइज N का बड़ा है, लेकिन F माइनस O माइनस N माइनस इनर्ट गैस होने के कारण F माइनस का साइज बड़ा हो गया, इसलिए A यहाँ पर ये ऊपर हो गया। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट कंडीशन ही काम कर गया, तो काम कर गया तो अच्छी बात है, काम कर गया तो उसका 1/10 लगाओ, जो इसका बॉन्ड एनर्जी होगा उसका 1/10 क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी होगी, तो इसका ऑर्डर ये हो गया। उसी तरह यहाँ पर है तो F माइनस है भाई साहब, एक तो ये स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से F माइनस साइज ही बढ़ेगा, तो सबसे सूटेबल कंडीशन है, सबसे मोस्ट सूटेबल कंडीशन हो गया, इसलिए क्या ऑर्डर हो गया, A ट्रिपल डैश ग्रेटर देन B ट्रिपल डैश ग्रेटर देन C ट्रिपल डैश। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई साहब चलो ये तो हो गया हमारा, ठीक है ना, हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा करते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो पूछा हुआ है CSIR में, शायद 2017 या 2015 का है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन दिया है KF प्लस HF बना गया है इस तरह से, K1 KHF2, उसी तरह से KCl प्लस HCl, ठीक है, K2, और यहाँ पर क्या बना है KHCl2, उसी तरह से है KBr प्लस HBr, और जो K3 दिया तो यहाँ पर क्या बना KHBr2, और यहाँ पर हाँ भाई साहब इसमें K1 K2 K3 का ऑर्डर पूछा, 4 अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था, किसी में K1 आगे, K2 आगे, K3 आगे। आपको क्या लगता है क्या सही ऑर्डर होगा? ऑप्शन, अरे यार
तो क्या बोला मैंने, चलो एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3, दूसरा दिया है K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1, तीसरा दिया है K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3, और चौथा दिया है K1 ग्रेटर देन K2 इक्वल टू K3। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। भाई साहब आपको जस्ट मैंने आपको बताया था, देखो इतना तो आपको डैम श्योर है कि HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, HCl बहुत पूर्ण बनाएगा, और HBr तो बनाएगा ही नहीं, ठीक है। ऊपर से F माइनस, देखो HF के बीच का जो बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग था, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इतना नाम मात्र 0.01% बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है ना, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अरे सोचो अभी जस्ट तो मैंने बताया था क्या, अरे भाई मेरे बच्चा पार्टी लोग, ये देखो अभी जस्ट बताया ना मैंने भी आपको, देखो तो देखो अभी तो बताया, देखो FH के साथ F माइनस, OH के साथ O माइनस, NC के साथ N माइनस, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो स्ट्रॉन्ग बना ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो जुड़ेंगे कि नहीं आपस में, मान लो FH और F माइनस आगे जुड़ नहीं जाएगा, तो वही चीज़ तो यहाँ बताया गया है। आप लोग कहाँ रहते हैं, चलो ठीक है, देखो यही तो बताया मैंने, F माइनस के साथ क्या हो गया, HF आगे जुड़ गया आसानी से, हाइड्रोजन बॉन्ड बना। Cl माइनस HCl से जुड़ेगा उतना कुछ खास नहीं होगा, और Br माइनस HBr से जुड़ेगा तो यहाँ पर तो खैर कोई एट्रैक्शन ही नहीं जो इनको आपस में जोड़ सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जिसको बहुत परेशान करते हैं लोग, एक है OH, आज मैं इसको कन्फ्यूजन दूर कर ही दे रहा हूँ, और दूसरा है ये OH लेकिन यहाँ F। हाँ जी बताइए कौन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन ज़्यादा हुआ, ये या ये। तो भाई मेरे ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, पता है क्यों, क्योंकि F इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। पता है ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या हुआ सर, कैसे वो उसको रोक लेगा। तो होगा ऐसे, याद रखो कि अगर हाइड्रोजन को ये छोड़ भी देता है H प्लस, तो F नहीं छोड़ेगा, और होगा क्या पता है, ये O माइनस रहेगा, और यहाँ इस तरह से H प्लस को छोड़ेगा ही नहीं। तो बचवा पार्टी लोग बताइए, अगर कोई कंपाउंड H प्लस को छोड़े ही नहीं तो क्या उसको एसिड कहना सही है। अगर उसने H प्लस को छोड़ा ही नहीं तो किस हिसाब से आप उसको एसिड बोलिएगा। अगर वो H प्लस को छोड़ता तभी तुम कहते नहीं भाई देखो एसिड है, H प्लस को छोड़ दिया। जब वो छोड़ा ही नहीं तो काहे का एसिड, बोलो भाई मेरे। चलो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया, ये हो गया। वेरी गुड। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारे पास फिनॉल, ये रहा जो फिनॉल हो गया, और यहाँ पर आपको नहीं, फिनॉल नहीं है ये, फिनॉल नहीं है ये, ये फिनॉल नहीं है, C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH है, एक OH, एक और C डबल बॉन्ड OH है, एक और OH। अब जरा सोच के बताइए मुझे, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा। आप बोलोगे सर ये, मैं बोला नहीं ये नहीं है, ये तो है एक्सेप्शंस, पगला के रख देते हैं भाई साहब। ये होगा नहीं बल्कि वो होगा, पता है क्यों, क्योंकि जैसे ही H प्लस छोड़ेगा इसके H प्लस को छोड़ने के लिए कोई बात नहीं, H प्लस छोड़ दिया ये भी छोड़ेगा, H प्लस ये भी छोड़ेगा, छोड़ेंगे तो तीनों, लेकिन ये H प्लस छोड़कर सिर्फ कार्बोक्सिलेट आयन बनकर रह जाएगा। जबकि यहाँ H प्लस छोड़ने के बाद एक चेलेट रिंग बनेगा, सिंगल चेलेट रिंग। जबकि यहाँ H प्लस छोड़ने के बाद देखो ये इधर रहेगा, इधर से H प्लस जुड़ेगा, और जब ये O माइनस इधर आएगा तो इधर से H प्लस जुड़ेगा। ठीक है, O माइनस एक ही है, दोनों साइड मैंने दिखा दिया। यहाँ डबल चेलेट बना, यहाँ नन चेलेट, यहाँ सिंगल चेलेट, और यहाँ पर क्या बना, डबल चेलेट बनेगा। अगर चेलेट बनेगा इसका मतलब वो कंपाउंड स्टेबल हुआ, और अगर स्टेबल हुआ इसका मतलब उसने H प्लस छोड़ा, और अगर H प्लस छोड़ा तो क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। बताओ हाँ या ना। बच्चे लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम शांत। मैंने क्या बोला, मेरी बात तो गौर से सुनो। मैंने बोला
कि इसके पास H+ छोड़ के सिंपल कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा जो बेंजोएट होगा। अगर ये H+ छोड़ता तो ये एक चेलेट बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रिंग बना लेगा। अगर ये H+ छोड़ेगा तो ये दोनों साइड से रिंग बनाएगा, तो जो वो डबल चेलेट बना ना, इसका मतलब क्या हो गया, वो एज ए बेस वो स्टेबल है। और अगर स्टेबल है इसका मतलब कि जो जिस कंपाउंड से वो बना है वो अनस्टेबल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो अनस्टेबल ही होना चाहिए, अगर स्टेबल ही होगा तो फिर स्ट्रॉन्ग कहाँ हुआ। अगर कोई चीज़ स्टेबल होगी तो वो स्ट्रॉन्ग हुआ क्या, नहीं ना। तो स्टेबल होने के लिए वीक होना जरूरी होता है, मतलब सॉरी स्टेबल अगर कोई है इसका मतलब वो, हाँ सही बात बोला, अगर वो स्टेबल है तो वो वीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव होगा तो फिर वो तो वीक हो जाएगा, फिर वो तो टूट जाएगा वो। तो ये रिएक्टिव है तो टूट के बन गया ऐसा। अगर ये रिएक्टिव कम होता तो टूटने का टेंडेंसी क्या था, कम था। अब इसके बीच में इसका रेट पूछ देगा K1 K2 और ये क्या हुआ K3, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन होगा, K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1 हो गया। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K3 ज़्यादा, डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 कम और K1 और भी कम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आपका ऑर्डर हो गया इन चीज़ों का, ठीक है। एक आपके पास आइस का स्ट्रक्चर है। आइस के स्ट्रक्चर में कितने वाटर होते हैं प्यारे बच्चे लोग, आइस के स्ट्रक्चर में 5 वाटर होते हैं, ठीक है। आइस के स्ट्रक्चर में 5 वाटर होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं वाटर, याद रखना, और ये बीच वाले से भी जुड़े होते हैं। तो आइस के स्ट्रक्चर में हमेशा 5 वाटर होते हैं, याद रखना। एक वाटर सेंटर में होता है, अब फिर क्या होगा, फिर अगले वाले के लिए ये सेंटर बन जाएगा, देखो फिर देखो इस तरह से ये खींचते जाएगा, अगले वाले के लिए क्या बन जाएगा, फिर ये सेंटर बन जाएगा। उसी तरह जब इधर आगे बढ़ेगा तो फिर ये सेंटर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप सिंपल समझो कि जब आप बनाते हो तो आपके पास 4 वाटर होते हैं, ठीक है। 4 नहीं 5 वाटर होते हैं इन टोटल, ठीक है। जिससे क्या बन जाता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बनता है और वाटर का जो होता है आइस का स्ट्रक्चर बनता है। अब भाई साहब आइस में अगर इम्परफेक्शन होगी, इम्प्योरिटी होगी तो आइस का कलर क्या होगा, वाइट होगा। लेकिन आइस में अगर प्योरिटी होगी, अगर आइस प्योर होगा तो आइस का कलर क्या होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप बोलोगे सर हमें ऐसे बेईमानी मत करो सर, आप हमें बता ही दो स्ट्रक्चर, ठीक है। आइस का कैसा स्ट्रक्चर, चलो देख लो, बता ही देता हूँ मैं आपको, परेशान मत हो। ये देखो, जैसे ये O है, ये O है, ये O है, ये O है, और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर O है। गौर से देखो H, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना पहले बच्चे लोग, देखो ये तो ऐसे बन गया, ठीक है। और इनके साथ जो वाटर हाइड्रोजन है, देखो इनके साथ जो हाइड्रोजन है ये ऐसे बन गया, देखो। और बाकी क्या होंगे, जैसे इसका हाइड्रोजन, इसका देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है एक, ठीक है। ये देखो इसके साथ बना, इसके साथ क्या इधर हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ क्या हो गया, इसका जो हाइड्रोजन था वो इधर बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, इसके साथ क्या हो गया, ये ऑक्सीजन भी बना, और क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन भी बना लेगा, देखो, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, इस तरह से देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ बना लिया, मान लो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ रख के बना लो, और फिर क्या करो, एक हाइड्रोजन आप ऐसे रख लो। तो देखो ना, हो तो गया। सब ने क्या किया, सभी ऑक्सीजन ने 4-4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। सभी ऑक्सीजन ने क्या किया, 4-4 बॉन्ड बनाए हैं। अब देख लो बन जाएगा आप लोग से, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। एक फायर आइस होता है, फायर आइस क्या होता है, एक ऐसा आइस जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है। देखो बच्चे लोग, आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो प्रेशर ही बढ़ा दो ना। देखो आपको पता है PV = nRT, ये तो खैर बचपन से पढ़ते आ रहे भाई, इसको बोलने में पाप लग जाएगा मेरी जुबान पे। भाई साहब आपने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दे, प्रेशर ही बढ़ा दो, तो आइस नहीं मेल्ट होगा। सोचो कि आप आइस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जा रहे हो, फिर भी मेल्ट नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं मेल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा के कितना कर दे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड में तो आइस जो है, आइस का वेपर बन जाएगा। लेकिन वहीं आपने प्रेशर को बढ़ा के क्या कर दिया, 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ा के 500 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो आइस आपका सस्टेन कर जाएगा। और उसी आइस का नाम क्या होता है, आइस 3, या आपको क्या, फायर आइस। क्या नाम होता है उसका नाम होता है फायर आइस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इसके अलावा जो है और भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब हम लोग चलते हैं वापस। अब जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, देखिए हम लोग न्यूक्लिक एसिड की तरफ जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ये हमारा क्रोमोजोम है, ठीक है, आप सभी को पता है ये हमारा क्रोमोजोम है। आपको पता है कि हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में सेल्स में एक पार्ट जो होता है, हमारे सेल्स के अंदर जो सेंटर होता है वहाँ पर क्रोमोजोम पाया जाता है। आपको पता है क्रोमोजोम होते हैं 23 क्रोमोजोम जो होता है वो सेट होता है, ठीक है ना, 23 दूनी 46, ठीक है, 23 दूनी 46 क्रोमोजोम का सेट होता है।
तो माँ से और बाप से मिला के जो क्रोमोजोम आता है उससे बच्चे के जो होते हैं मतलब बच्चा डिसाइड होता है, हाँ भाई माँ और बाप का जो क्रोमोजोम होता है वो बिल्कुल इक्वल आते हैं। अब इस क्रोमोजोम को अगर आप खोल दीजिए, ठीक है, इस क्रोमोजोम को आप क्या कर दीजिए, खोल दीजिए, तो अगर खींच दीजिएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहीं से आपको डीएनए निकल जाएगा। क्रोमोजोम को अगर लंबा खींचिएगा तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। और डीएनए को भी और खोल के दिखा दीजिए तो उसको फिर जीन बोलेंगे, जीन, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको जीन बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को, कि क्रोमोजोम को थोड़ा सा खींच दीजिए तो क्या बन जाएगा, देखिए मैं बायोलॉजी अलग से पढ़ा दूंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। क्रोमोजोम को थोड़ा सा खींचते तो क्या बन जाता है हमारा डीएनए, और डीएनए को और लंबा खींचिएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, वो कहलाएगा जीन, जिसका बेसिकली क्रोमोजोम, जीन और डीएनए तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें डिफरेंस लगता है क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अदरवाइज वहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये टॉपिक इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये देखो, ये जैसे कि हमारा जो है ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं लाइट कम कर दूँ। देखो थोड़ा लाइट कम कर दिया मैंने आपको। देखो ये जो हो गया हमारा, ध्यान दो, ये जो पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया हमारा कौन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस या सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, सेल न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अंदर इस तरह के क्रोमोजोम पाए जाते हैं, और क्रोमोजोम को अगर खींच दीजिए किसी साइड को पकड़ के, ठीक है, तो उसी से क्या बनता है वो देखो डीएनए आरएनए बन जाता है। देखो क्या बनता है, डीएनए आरएनए। अब प्यारे बच्चे लोग डीएनए आरएनए, जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा इसके बारे में, लेकिन आपको यहाँ पर डीएनए आरएनए के बारे में, आपको जो हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है उसको आपको सीखना है। यहाँ पर मैं आपको आरएनए के बारे में नहीं पढ़ा, सिर्फ यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे लोग होता है क्या है कि इसमें जो 4 तरह के जो बेस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 4 बेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें हमारे पास क्या होता है, 4 बेस होते हैं। देखो एक हो गया ए एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोजिन। हमारे पास 4 तरह के बेस हैं, ठीक है। ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, ठीक है, टी फॉर थाइमिन और सी फॉर साइटोजिन, ठीक है। ये हमारे नाइट्रोजन बेस है, ये चारों जो है वो क्या हो गए, नाइट्रोजन बेस हो। इन्हीं में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इन्हीं में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये जो एजी है ये प्यूरिन बेस का फॉर्मूला, प्यूरिन बेस का पार्ट है। क्या नाम है, ये प्यूरिन बेस का पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, तो ये आपको प्यूरिन बेस का पार्ट है। जबकि टी और सी जो हो गया ये आपको पिरिमिडीन बेस का पार्ट है, पिरिमिडीन बेस का पार्ट है, ठीक है। ये पिरिमिडीन बेस का क्या हो गया, ये आपको पार्ट हो गया, ठीक है। तो ए जी हो गया प्यूरिन बेस का पार्ट, और पी आपको जो हो गया टी और सी, तो ये क्या हो गया, ये आपको पिरिमिडीन बेस का जो हो गया ये आपको पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए जनरली डीएनए में क्या होता है, डीएनए में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस और एक होता है फॉस्फेट। याद रखना, हमें क्या है, 3 चीज़ें हैं, सुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। हम फॉस्फेट पे नहीं जा रहे हैं, सुगर पे नहीं जा रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ जो है हमने जो बेस है, जो नाइट्रोजन बेस, उसका पार्ट हमें देखना है। नाइट्रोजन बेस के 2 पार्ट है, याद रखना, एक हो गया प्यूरिन और एक हो गया पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में ए और जी आते हैं, और आपको जो पिरिमिडीन है उसमें टी और सी आता है। तो ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जी जो है वो सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखो ना, ए टी के साथ जी सी के साथ, ए टी के साथ जी सी के साथ, देखो ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, चलता रहता है। आप याद कर लो, रट लो 10 बार, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी। आप अगर याद करना चाहो तो देखो ये जो प्यूरिन बेस है वो प्यूरिन बेस कौन है, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन बेस कौन है, थाइमिन और क्या हो गया, साइटोसिन। अब इसको याद करना सीख लो आप। देखो वाइफ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत भोली भाली होती है, बहुत प्यारी सी होती है। तो वो अपने हस्बैंड को क्या बोलते हैं, ए जी। जब अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को बोलते ए जी, बोलती है ना, ए जी का बेसिकली मतलब क्या होता है, अबे गधे। तो वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है अबे गधे, इधर आ, तो ए जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि भाई कितना प्यार करती है, और वो बिल्कुल प्योर है, उसका हर्ट, ठीक है, सही बात है, ये हर्ट प्योर ही होता है। क्योंकि एक हस्बैंड कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन मतलब उसकी वाइफ काफ़ी, मतलब ऑब्वियस है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो ए और जी, अबे गधे, इतना बोलने के बाद भी उसकी वाइफ जो है बिल्कुल प्योर लैंग्वेज का यूज़ किया, बिल्कुल प्योर हार्ट से, वो गुस्सा में नहीं बोलते। अगर अबे गधे भी बोलते तो बहुत प्यार से बोलती है, तो उसको प्योर मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हस्बैंड बोलता है उसके अबे गधे के आवाज़, मतलब उसके वजह में हस्बैंड बोलता है टेक केयर, आई एम गोइंग टेक केयर, ठीक है, तो वो प्योर नहीं माना जाता है, ठीक है, पायरेटेड माना जाता है। देखो याद रखो, वाइफ ने बोला अबे गधे, फिर भी प्योर माना गया। हस्बैंड ने बोला टेक केयर, फिर भी पायरेटेड माना गया। इस ट्रिक को याद रखो, बहुत काम आएगा, हर जगह आपके क्वेश्चन फंसेंगे इससे। वाइफ ने बोला अबे गधे,
लेकिन क्या माना गया, वो प्योर माना गया, प्यूरिन। हस्बैंड ने बोला टेक केयर, लेकिन फिर भी पायरेटेड माना गया, मतलब पिरिमिडीन। बस हो गया। तो ए और टी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जी और सी के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पूरा का पूरा देख लो। हेलिक्स जो है यहाँ पर ए टी जी सी ए टी, कभी भी ए और सी के बीच बना देना, टी और जी के बीच मत बना देना। तो ये प्यूरिन बेस है ए जी, पिरिमिडीन बेस है टी और जी। अभी यूपी में ये हुआ था ये क्या कहते हैं आपको, अरे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का हुआ था केमिस्ट्री का पेपर। पता है क्या क्या था, सेम क्वेश्चन इस इतने से टॉपिक से 8-10 क्वेश्चन बना के पूछ दिया, दिमाग खराब कर दिया। पूछा ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है, एडमिन ग्वानिन के साथ, मतलब बनाता नहीं, थायमिन के साथ बनाता है, यस। इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया। फिर वो प्यूरिन बेस कौन है, पिरिमिडीन बेस कौन है, इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया। अरे यार दिमाग खराब करके रख दिया। छोटे टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछ दिया। बच्चों ने बताया मुझे क्या सर ऐसे ऐसे हो गया। मैंने अच्छा कोई बात नहीं, होते रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर इस चीज़ को भी देखा, इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पोर्शन को भी जो है वो अपने कंप्लीट किया, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अपने हाइड्रोजन बॉन्ड को कंप्लीट फिनिश कर दिए। बहुत नॉर्मल टॉपिक था, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय। अगले क्लास में हम लोग MOT स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर देखिए, पूरा पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिए। थैंक यू सो मच। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant.